युगांडा के खिलाफ अफगानिस्तान टीम ने 183 रन लगा दिए थे स्कोर बोर्ड पर। स्कोर कार्ड आपको बता देते हैं, इस मुकाबले में किस बल्लेबाज ने कैसा प्रदर्शन किया, किस गेंदबाज की गेंदबाजी में हमें धार देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए गेंदबाजों का ही बोलबाला रहा है। नेपाल से शुरुआत करते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 106 रन लगाए 10 विकेट के नुकसान पर। कुशल बर्तेल 7 रन बनाकर आउट हुए। आसिफ शेख विकेट कीपर बल्लेबाज 4 रन बनाकर आउट हुए। अनिल शाह 11 रन बनाकर आउट हुए। रोहित पौडेल कप्तान रोहित कप्तान रोहित जो है 35 रन, वो टॉप स्कोरर रहे। 37 गेंदों का सामना किया, 5 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद अगर आप देखें तो दीपेंद्र सिंह से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी बल्लेबाज से थी तो वो दीपेंद्र सिंह से थी। 6 गेंदों में 1 रन बनाकर दीपेंद्र सिंह जो है वो आउट हुए। सोमपाल कामी की बात करें तो खाता नहीं खोल पाए। गुलशन झा ने 14 रन बनाए। करण केसी 17 रन बनाकर वो आउट हो गए। सागर धनकल वो खाता नहीं खोल पाए, हालांकि वो आउट भी नहीं हुए। 1 गेंदों पर बिना खाता खोले वो लौटे हैं। तो वहीं अविनाश बोहरा बिना खाता खोले वो भी मतलब वो तो खैर आउट हो गए। गोल्डन डक का उन्होंने सामना किया। तो भाई 106 पर ऑल आउट हो जाती है नेपाल की टीम। और अगर आप गेंदबाजों के प्रदर्शन पर गौर फरमाए तो किंगमा 4 ओवर में बिना विकेट, 4 ओवर का स्पेल रहता है, विकेटलेस रहते हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी हर एक गेंदबाज ने विकेट चटकाया है। फिर चाहे बाज दी लीडे हो, पॉल वैन मीकरन हो, या फिर वैन बीक हो, तो या फिर टिम प्रिंगल हो। टिम प्रिंगल मैन ऑफ द मैच रहे। वैन बीक और टिम प्रिंगल ने 3-3 सफलताएं लिए। लोगन वैन बीक, तो वहीं वैन मिक्रन और बास डिलीडे 2-2 सफलता इन दोनों ही गेंदबाजों के खाते में आई है। वही नीदरलैंड्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 107 रनों की दरकार थी। नीदरलैंड्स की टीम के लिए माइकल लेविट फ्लॉप रहे। 1 रन बनाकर वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद मैक्स ओडाउट 54 रन बनाकर नॉट आउट लौटे हैं। विक्रमजीत सिंह 22 रन बनाकर उन्होंने जो है मतलब टीम का योगदान दिया। 22 रनों का 22 रन बनाकर वो आउट हो गए। साइब्रेंट एंगलबर्ट 14 रन बनाकर वो आउट होते हैं। स्कॉट एडवर्ड्स टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 5 रन बनाकर आउट होते हैं। तो वहीं बास डिलीडे 10 गेंदों में 11 रन बनाकर टीम को जिता देते हैं। नॉट आउट लौटते हैं मैक्स ओडाउट और बास डिलीडे, ये दोनों ही बल्लेबाज जो है नॉट आउट लौटे हैं, जिसमें मैक्स ओडाउट ने 54 रनों की पारी खेली है। अगर आप प्रदर्शन देखें तो 4 ओवर में टिम प्रिंगल ने 3 विकेट लिए और इकोनॉमी अगर आप देखो तो 5 की इकोनॉमी है। तो वहीं अगर आप नीदरलैंड के बल्लेबाज मैक्स ओडाउट की बात करें तो 48 गेंदों में 54 रन। जरा यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, या फिर मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। नीदरलैंड मतलब जैसे टीम प्रिंगल को मैन ऑफ द मैच दिया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जरूरी नहीं आप मुझसे सहमत हो, क्योंकि जिस इस मैदान पर गेंदबाजों का बोलबाला था, और इस मैदान पर जिस मैदान पर गेंदबाजों का बोलबाला था वहां पर एक गेंदबाज 5 की इकॉनमी से T20 क्रिकेट में 3 विकेट लेता है। लेकिन गेंदबाजों के फ्रेंडली पिच पर अगर कोई बल्लेबाज 54 रनों की पारी खेलता है तो भाई मेरे हिसाब से तो वो मैन ऑफ द मैच का दावेदार हो सकता है। हालांकि उनकी ये जो पारी है ये 48 गेंदों में आई है, वो एक मुझे लग रहा है कि शायद इस चीज को कंसीडर किया होगा। मुझे लग रहा है कि मैक्स ओडाउड और टिम प्रिंगल दोनों के नाम को लेकर जो है थोड़ी कंफ्यूजन कुछ देर के लिए जरूर हुई होगी कि भाई इसे मैन ऑफ द मैच दे या उसे मैन ऑफ द मैच दे। बट मुझे लग रहा है कि जो एक चीज टिम प्रिंगल के पक्ष में गई वो ये कि उन्होंने उनकी इकॉनमी 5 की है, और यहाँ पर मैक्स ओडाउट का जो स्ट्राइक रेट है वो 112.5 का है। 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। और मैच में भाई मतलब नेदरलैंड्स की तरफ से सिर्फ 1 छक्का लगाया इस मुकाबले में, और वो 1 छक्का लगाया किसने, गेस करने की जरूरत भी नहीं है, मैक्स ओडाउट ने वो छक्का लगाया। तो भाई आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई जहां पर ये मुकाबला खेला जा रहा है नेदरलैंड्स और नेपाल के बीच में डेलिस ग्रैंड प्री क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। और इस मुकाबले में हमने, और इस मुकाबले से पहले भी जो मुकाबला हमने देखा है इस मैदान पर, उस मैच में भी लो स्कोरिंग मुकाबला था। और लो स्कोरिंग मुकाबला का मतलब होता है कि भाई पिच पे गेंदबाजों के लिए मदद है। और उस पिच पर 3 विकेट जो है टॉम प्रिंगल ने लिए,
और 54 रन मैक्स ओडाउट ने बनाए। किसे आप मैन ऑफ द मैच चुनते, जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपको मैच का हाईलाइट दे देते तो भाई, नेपाल और नेदरलैंड्स के बीच में मैच नंबर 7 T20 वर्ल्ड कप 2024 का खेला गया। इस मुकाबले में नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला बिल्कुल सही, माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, यहाँ पे फोन गिर गया भाई लोग। तो देखिए, नेदरलैंड्स और नेपाल के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 7, पीछे कुछ रख देते पता चला कैमरे पे ठेस पहुंच जाए। तो मैच नंबर 7 T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये खेला गया। ग्रुप डी का ये मुकाबला है। बेहद रोमांचक मुकाबले की एक उम्मीद एटलीस्ट मुझे थी, और मैं काफी एक्साइटेड था इस मैच के लिए, क्योंकि एशियन कंट्री है नेपाल, और नेपाल पिछले कुछ वक्त से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रही है। उनके जो बल्लेबाज हैं वो लगातार जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास तौर पे अगर आप देखें दीपेंद्र सिंह एरी ने तो भाई साहब मतलब गजब का प्रदर्शन उनका रहा है। 6 छक्के मतलब शायद युवराज सिंह का रिकॉर्ड उन्होंने बराबरी की है। साथ ही साथ उन्होंने छह या 5 छक्के भी लगाए अभी हाल फिलहाल में। तो भाई प्रदर्शन उनका बहुत ही लाजवाब रहा है। और मैं दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला, रोहित पौडेल और आसिफ शेख, इन 4 बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर मेरी खास नजर थी। हालांकि देखिए, संदीप लामिछाने भी स्क्वाड का हिस्सा होते, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया, जिस वजह से वो नहीं पहुंचे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। अगर संदीप लामिछाने होते तो शायद टीम और ज्यादा मजबूत होती। आप सबको पता ही होगा, संदीप लामिछाने अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा फंस गए थे। एलिगेशंस उन पर बहुत गंभीर लगे थे, जिस वजह से अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया है। तो नेपाल और नेदरलैंड्स के बीच में मैच नंबर 7 खेला गया ग्रैंड प्री स्टेडियम डैलस में। और डैलस में टॉस का बॉस नेदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स रहे। स्कॉट एडवर्ड्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने बनाए मात्र 106 रन 10 विकेट के नुकसान पर। कुशल भुरतेल 7 रन, आसिफ शेख 4 रन, अनिल शाह 11, रोहित पौडेल 35, कुशल मल्ला 9, दीपेंद्र सिंह एरी 1, सोमपाल कामी 0, गुलशन झा 14, करण केसी 17, सागर धकल 0 और अविनाश बोहरा उन्होंने गोल्डन डक का सामना किया है। गेंदबाजों की बात करें तो भाई, टिम प्रिंगल 3 विकेट, पॉल वैन मीकरन 2 विकेट, बास डिलीडे 2 विकेट। और अगर आप इकोनॉमी देखें, वैसे तो वैन बीक भी उन्होंने भी 3 विकेट लिए हैं, लेकिन भाई अगर आप देखें तो जैसे वैन बी टॉम प्रिंगल ने अनिल शाह, रोहित पौडेल और किसका विकेट लिया है उन्होंने, एक और विकेट लिया है। 3 विकेट इन्होंने लिए, और 3 विकेट टॉप ऑर्डर में इन्होंने भी लिए। तो 3 विकेट जो इन्होंने लिए वो आसिफ शेख, अनिल शाह, रोहित पौडेल के विकेट लिए। वहीं वैन वीक की बात करें तो कुशल भुरतेल का विकेट उन्होंने लिया। उसके बाद नीचे के उन्होंने 1-2 विकेट लिए। इस वजह से वो दावेदार नहीं रहे। हालांकि उनका इकोनॉमी जो है वो प्रिंगल से थोड़ा सा ज्यादा है। 5.4 की इकोनॉमी से पॉल वैन वीक ने गेंदबाजी की, तो वहीं टिम प्रिंगल ने 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। और भाई देखिए, इम्पैक्ट किसका ज्यादा होता है, आप सब को एक बार फिर से बता दें कि भाई मैन ऑफ द मैच कैसे चुना जाता है। ये भी आपको बता देते हैं कि भाई ऐसे ही किसी उठे सुटे किसी को मैन ऑफ द मैच नहीं दे देते हैं। देखा जाता है कि भाई किसका इम्पैक्ट ज्यादा है। अब इस मुकाबले में बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई जब टिम प्रिंगल ने 3 विकेट लिए, पॉल वैन बीक ने 3 विकेट लिए, और वहां पे मैक्स ओडाउड ने एक कठिन परिस्थिति में 54 रनों की पारी खेली, तो ऐसे में उन्हें दिया जा सकता था। लेकिन भाई अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो टिम प्रिंगल का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। आसिफ शेख, अनिल शाह, रोहित पौडेल मिडिल ऑर्डर यानी ओपनर बल्लेबाज नंबर 3 और नंबर 4 यानी नंबर 2, 3, 4, तीन जो बल्लेबाज वो आउट करने में कामयाब हुए, वो तीनों ही खतरनाक बल्लेबाज है, और इस वजह से उनका इम्पैक्ट ज्यादा पाया गया। इस वजह से उन्हें जो है मैन ऑफ द मैच चुना गया है। तो अब इस मुकाबले में आप क्या सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। आपको क्या लगता है कि भाई क्या इस मुकाबले में मैक्स ओडाउट, जिन्होंने 54 रनों की पारी कठिन परिस्थितियों में खेली, क्या उन्हें दिया जा सकता था? मैं होता तो शायद
जॉइंट जॉइंट में मजा नहीं आता, लेकिन हाँ मैं होता तो भाई मैं मैक्स ओडाउट को दे देता। स्कोर बहुत छोटा था, ठीक है, नो डाउट स्कोर बहुत छोटा था, इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है टिम प्रिंगल का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई टिम प्रिंगल से ज्यादा मतलब कठिन परिस्थितियों में, यार कठिन परिस्थितियों में स्कोर इतना भी छोटा नहीं है। मतलब दो एसोसिएट नेशन खेल रहे हैं और ये मुकाबला जो है अंतिम ओवर तक गया है, नेदरलैंड्स की टीम जो है ऑलमोस्ट 19 ओवर तक पहुंच गई थी। तो ऐसे में भाई मैक्स ओडाउट अगर आउट हो जाते हैं, 4 विकेट गिरे हैं, अगर मैक्स ओडाउट आउट हो जाते, माइकल लेविट जब 1 रन पर आउट हुए उसके बाद मैक्स ओडाउट भी आउट हो जाते, तो यू नेवर नो, विक्रमजीत सिंह जो है वो भी शायद प्रेशर में आके आउट हो जाते हैं। देखिए इफ एंड बट का गेम है। अब हम इस पे बहस करेंगे तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, कल की दिन हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है पूरे साल हम बहस करते चले जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। उसमें कोई उसमें पढ़ने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैक्स ओडाउट को मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता था। मेरे हिसाब से कठिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी उन्होंने जो की वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा बड़ी बात है रेदर देन। देखिए नेपाल की टीम है, नेपाल की टीम थोड़ा दबाव में वैसे भी नेदरलैंड्स के खिलाफ रहने वाली थी। हमने आपको पिच रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि भाई नंबर्स जो है नेदरलैंड्स के, वो है नंबर्स नेदरलैंड्स के, नेदरलैंड के नेपाल के खिलाफ बने हुए हैं। हालांकि बस एक मैच का अंतर था, लेकिन फिर भी नेदरलैंड की टीम जो है वो नेपाल की टीम से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है। अब नेपाल की टीम मान लो अगर बड़ी टीमों के खिलाफ अगर करती है, अगर बड़ी टीमों के खिलाफ करती है तो फिर मतलब बल्लेबाजी या गेंदबाजी या मैच, जैसे इंडिया के खिलाफ याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 था, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 था, नेपाल नेपाल थी, नेपाल थी, हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, माफी चाहूंगा। तो हाँ बिल्कुल थी, नहीं एशिया कप था, माफी चाहूंगा, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं थी, एशिया कप था, एशिया कप था, एशिया कप था। मैं वही बोलूं यार, मैं नेपाल कब से ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। एशिया कप में रोहित वर्सेस रोहित का मैच हमने देखा था। और उस मुकाबले में जब ऐसे बड़ी टीम के खिलाफ जब टीम खेलेगी, नेपाल जब इंडिया के खिलाफ खेलेगी, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी, तब तो हम कह सकते हैं करके कि भाई बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन लेकिन अगर आप देखें तो फिर नेदरलैंड्स भी, अगर आप देखोगे तो नेदरलैंड्स ऐसी टीम है जो बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलती है बीच बीच में। कभी संजू सैमसन चले जाते हैं वहां पर, कभी हार्दिक पांड्या कप्तानी करने चले जाते हैं वहां पर, कभी ऋषभ पंत वहां पे चले जाते हैं कप्तानी करने के लिए। हमारे बड़े प्लेयर्स जो हैं जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक मतलब हार्दिक पांड्या, खैर एक वक्त होता था कि हार्दिक पांड्या भी नहीं जाते थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान चले गए थे नेदरलैंड। तो भाई हम जाते हैं, नेदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड आयरलैंड हो गया, ये जो टीमें हैं इनके साथ खेल लेते हैं, लेकिन नेपाल की जो टीम है वो सिर्फ एसोसिएट नेशंस के साथ ही खेलती है। और ऐसे में नेपाल थोड़ा सा प्रेशर में तो रहने वाली थी, ये हम सब जानते हैं। बट इस मुकाबले में नेपाल के गेंदबाजों की थोड़ी सी तारीफ आप कर सकते हो, क्योंकि नेपाल के गेंदबाजों ने 4 विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की। और गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो दीपेंद्र सिंह हैरी ने 2 ओवर में 6 विकेट, 6 रन लिए, माफी चाहूंगा, 6 रन खर्च के 1 विकेट उनको मिला। 3 की कॉनमी, सोमपाल कामी 4 ओवर में मात्र 18 रन खर्च करते हैं, 1 विकेट उनको मिलता है। उसके बाद अगर आप करण केसी का स्पेल देखो तो 3 ओवर में 17 रन। अगर ये स्कोर जो है